नमस्कार साथियों। किरण वाई की कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। इस कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसका पहला और दूसरा पार्ट अवश्य देखें। उसका लिंक मैंने एंड स्क्रीन एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, यह कहानी एक जमींदार के ऑफिसर बेटे विराज की है, जो बहुत ही मिलनसार, हैंडसम एवं आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। बड़े खानदान का बेटा होने के कारण उस पर हमेशा परिवार का दबाव रहता था। यहाँ तक कि अपनी जिंदगी के फैसले भी उसे अपने बड़ों की मर्जी से ही करने पड़ते थे। पहले उसके दादा ने कम उम्र में उसका विवाह कर दिया। दोनों के बीच प्यार भी उत्पन्न हो चुका था, तो उसकी माँ कामनी ने उसकी पत्नी रागिनी से उसका तलाक करवा दिया। वह मम्मी की इच्छा के आगे झुक गया और अपनी आवाज ना उठा सका। लेकिन रागिनी के साथ जो अन्याय हुआ, उसका पश्चाताप एक पीड़ा बनकर उसके दिल की गहराई में छुपा हुआ था, जो समय समय पर दर्द बनकर उभर आता था। उसने शराब के भरोसे अपने दर्द को सहना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों के बाद उसकी मम्मी ने अनीता से उसका विवाह तय कर दिया। शादी के कपड़े और जेवर अनीता की पसंद के से खरीदने के लिए विराज लखनऊ से दिल्ली आया था। होटल में विराज से मिलकर जब अनीता अपने घर वापस आई, तो रात काफी हो चुकी थी। विराज से बात करने के लिए अनीता ने फोन लगाया। घंटी बजती रही, लेकिन विराज ने फोन नहीं उठाया। अनीता ने सोचा शायद वॉशरूम में होगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर फोन लगाया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। तो अनीता ने सोचा शायद विराज सो गया होगा। वो भी सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे विराज की बहुत याद आ रही थी। आज दोनों ने पहली बार एक दूसरे पर अपने प्यार का इजहार किया था। अनीता अभी भी उसी एहसास में डूबी हुई थी। वह विराज से बात करना चाहती थी, लेकिन विराज सो गया। यह बात उसे आश्चर्य में डाल रही थी कि बिना मुझसे बात किए विराज इतनी जल्दी कैसे सो गया। विराज का यह व्यवहार अनीता को कुछ अजीब सा लगा। उसने सोचा हमारी शादी की तारीख पक्की हो गई है। आज पहली बार हमने एक दूसरे को गले से लगाया। जैसे मैं बेचैन हूँ, ऐसे ही विराज क्यों नहीं है। फिर खुद को ही तसल्ली देते हुए अपने आप से कहा, तेरा भी जवाब नहीं अनीता, तुझमें जरा भी धैर्य नहीं है। पता नहीं क्या उल्टा सीधा सोचने लग जाती है। आज विराज ऑफिस से सीधा दिल्ली आ गया था। उसके बाद तेरे साथ ही बैठा रहा, थक गया होगा, तो नींद आ गई। इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसी उधेड़ बुन में अनीता सो गई। सुबह उठकर विराज ने जब अपना मोबाइल चेक किया, तो उसमें अनीता की मिस कॉल देखकर वह बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि अनीता मेरे बारे में सोच रही होगी, कि मुझे उसकी फीलिंग्स की जरा भी परवाह नहीं है। विराज ने घड़ी देखी तो 9 बज रहे थे। उसने सोचा कि अनीता उठ गई होगी और तुरंत अनीता को फोन लगाया। अनीता के हेलो कहते ही विराज ने कहा, सॉरी अनीता, मैं कल बहुत थक गया था, इसलिए जल्दी ही सो गया और ऐसा सोया कि अब जाकर आँख खुली है। तुम्हारे फ़ोन का मुझे पता ही नहीं चला, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अनीता ने कहा, सॉरी की तो कोई बात ही नहीं है विराज, मैंने तो ऐसे ही फ़ोन लगा दिया था। विराज ने कहा, तुम्हारी फीलिंग्स मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ अनीता, तुम्हारे लिए मेरी भी फीलिंग्स तो वही है ना। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बात करना चाह रही थी। तुम्हारे जाते ही मुझे भी बहुत अकेला लग रहा था, लेकिन कार में तुम्हारे साथ तुम्हारे भैया थे, इसलिए मैंने फ़ोन नहीं किया। सोचा घर पहुंचकर तुम ज़रूर फ़ोन करोगी। तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करते करते जाने कब गहरी नींद सो गया कि मुझे पता ही नहीं चला। अनीता ने कहा, कोई बात नहीं विराज, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं समझ सकती हूँ कि तुम कितना थक गए होगे। अनीता ने बात बदलने के लिए कहा, अच्छा बताओ मुझे आज कब आना है। विराज ने कहा कि 12 बजे तक मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे मम्मी पापा से भी तो मिलना है। लंच तुम्हारे घर पर ही खाऊंगा। उनकी इजाजत लेकर तुम्हें मार्केट ले जाऊंगा। फिर अचानक से विराज बोल पड़ा, लेकिन एक बात तो बताओ, अभी शादी से पहले मुझे तुम्हारे घर में आने की इजाजत तुम्हारे मम्मी पापा देंगे? यह कहकर विराज हंसने लगा। अनीता ने कहा, मम्मी पापा तो ये कह रहे हैं कि विराज होटल में क्यों रुका है, उसे हमारे घर पर ही रुकना था। अब तो वह हमारे बेटे की तरह है,
तो घर क्यों नहीं आया? विराज ने कहा, ठीक है, जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ, फिर बोरिया बिस्तर लेकर पहुँचता हूँ, ठीक है ना? अनीता कुछ सोच में पड़ गई। विराज ने पूछा, क्या हुआ? अनीता चुप रही तो विराज जोर से हंसते हुए बोला, घबराओ नहीं, मैं वहां नहीं रुकूंगा, तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। अनीता हंसकर बोली, तुम बहुत होशियार हो। विराज ने कहा, वो तो हूं ही। विराज समय से अनीता के घर पहुंच गया। अनीता बड़ी बेचैनी से उसका ही इंतजार कर रही थी। उसके मम्मी पापा और भाई विराज से मिलकर बहुत खुश हुए। लंच के बाद विराज और अनीता मार्केट के लिए निकल गए। गाड़ी में बैठते ही विराज ने उनके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए अनीता की ओर देखा। उसकी आंखों में उदासी और शिकायत का भाव था। विराज ने अनीता के चेहरे को अपनी हथेली में पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सॉरी डियर, मुझे रात में तुमको फोन करने के बाद ही सोना था। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। विराज ने इतनी मासूमियत से कहा था कि एक क्षण में अनीता की नाराजगी दूर हो गई। उसके मासूम चेहरे पर तो अनीता लाख बार फिदा थी। उसने मुस्कुराते हुए विराज के कंधे पर अपना सिर रख लिया। विराज अपने व्यवहार पर दुखी था। उसने सोचा कि मैं कैसा हूँ, जो लोग मुझे प्यार करते हैं उन्हें ही दुख पहुंचा देता हूँ। अनीता के सिर पर हाथ रखते हुए उसने कहा, अब कभी तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचने दूंगा। 2 दिन तक विराज और अनीता मार्केट में घूमते रहे। दोनों का एक एक कपड़ा और जेवर एक दूसरे की पसंद से खरीदा गया। जयमाल के लहंगे की बारी आई तो विराज ने अनीता के लिए लाल रंग का लहंगा पसंद किया, लेकिन अनीता की पसंद बिल्कुल इससे अलग थी। उसने बेबी पिंक कलर का एक लहंगा पसंद किया था। विराज ने कहा, जो रंग तुम्हें पसंद है वही ले लो, तुम पर तो सभी रंग खिलते हैं। अनीता बोली, तारीफ करना तो कोई आपसे सीखे, बस ऐसे ही झूठी तारीफ करते हैं। विराज ने कहा, मेरी आंखों में झांक कर देखो, अपनी तस्वीर तुम्हें कितनी खूबसूरत लगती है। अनीता ने शर्माते हुए अपनी निगाहें झुका ली। संडे को शाम को विराज को लखनऊ की फ्लाइट थी। होटल के कमरे में पहुंचकर विराज अपना पैकिंग करने लगा। अनीता चुपचाप उदास आंखों से विराज को अपलक देख रही थी। विराज ने उसकी उदासी भांप ली। उसके पास आकर उसे गले से लगा लिया। अनीता उसकी बाहों में सिमट गई। विराज ने उसका चेहरा ऊपर उठाया तो देखा कि उसकी दोनों आंखें आंसुओं से डबडबाई हुई थीं। विराज ने आंसुओं से भीगी उसकी पलकों को चूमते हुए कहा, ऐसा मत करो अनीता, वरना मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाऊंगा। आज ही तुम्हें अपने साथ लखनऊ ले जाऊंगा। अनीता के होठों पर हल्की सी मुस्कान की रेखा खिंच गई। विराज उस मुस्कान का स्पर्श पाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अनीता ने वापस विराज के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और बोली, समय हो गया था। और भारी मन से विराज अनीता को छोड़कर लखनऊ के लिए रवाना हो गया। अनीता उसका वर्तमान थी और उसके साथ वह अपने भविष्य के सपने देख रहा था। अनीता की याद उसके मन में एक मीठा सा एहसास जगाती थी। फिर भी उसके दिल की गहराई में छुपा हुआ रागिनी के लिए उसका पश्चाताप कभी कभी उसे दर्द दे जाता था। धीरे धीरे शादी का दिन आ गया था। शादी जयपुर के एक होटल में थी। विराज और अनीता तथा दोनों के घर वाले और सारे मेहमानों के रुकने का इंतजाम एक ही होटल में किया गया था। रिवाज के अनुसार अनीता को वो कई दिन से उपटन लग रहे थे। उसके घर में शादी की रस्में तो हफ्ते भर पहले से ही शुरू हो गई थी। दुल्हन पर तो वैसे भी शादी के पहले से ही बहुत निखार आ जाता है। अनीता और नाजुक और सुंदर हो गई थी। अनीता को रिसीव करने के लिए विराज जयपुर एयरपोर्ट पर हाथों में लाल गुलाब का गुलदस्ता लिए मौजूद था। दूर से अनीता और विराज ने एक दूसरे को देखा तो उनकी धड़कनें बढ़ने लगीं। अनीता का परिवार और उसके मेहमान साथ में थे, इसलिए विराज ने अनीता को गले से नहीं लगाया। अनीता की बुआ बहुत ही मजाकिया किस्म की महिला थीं। विराज को देखकर अपने पति से बोली, क्यों जी, हमारे समय में ऐसे दूल्हे क्यों नहीं मिलते थे? सभी लोग जोर से हंसने लगे। बेचारे अनीता के फूफा जी बोले, श्रीमती जी, कहीं तो मेरी जान बख्श दिया कीजिए। विराज भी शर्मा गया।
फिर अनीता के पास जाकर उसे गुलदस्ता पकड़ाते हुए धीरे से बोला, वेलकम माई स्वीट हार्ट। अब तो अनीता भी शर्म से लाल हो गई थी। बुआ जी ने उन दोनों को देखकर कहा, यहीं पर खड़े खड़े लाल पीले सारे रंग दिखाओगे या होटल भी चलोगे? विराज ने आगे बढ़ते हुए कहा, जी हाँ जी हाँ। उन लोगों को लेकर विराज होटल पहुंच गया। वहां पर विराज के घर वाले दुल्हन परिवार की अगवानी करने के लिए खड़े थे। सब आपस में मिलने लगे। विराज ने कहा, अनीता आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। बुआ जी तो जैसे मौके की ताक में थीं, कब दोनों की टांग खींचने का मौका मिले और वह बोली, रुकिए दूल्हा जी, दुल्हन को अभी हमें ही संभालने दीजिए। और हाँ, कल तुम्हारी हल्दी है। हमारे यहाँ हल्दी से लेकर शादी तक दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देख सकते, चोरी छुपे भी नहीं। समझे दामाद जी? विराज की आंखों में चिंता झलकने लगी। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी हालत देखकर अनीता के घर वाले जोर से हंस पड़े। अनीता शर्मा कर वहां से चली गई। विराज समझ गया कि बुआ जी टेढ़ी खीर हैं, उनसे पार पाना आसान नहीं होगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल लेने में ही भलाई है। सॉरी बुआ जी, कहकर वह धीरे से निकल गया। अब वर और कन्या पक्ष के लोग आपस में एक दूसरे का स्वागत सत्कार करने में व्यस्त हो गए थे। खूब हंसी मजाक चल रहा था। अनीता की बुआ और विराज के मामा जी में तो एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ मची थी। दूल्हा दुल्हन तो बस एक दूसरे की एक झलक पाने को बेचैन थे। बुआ जी और अनीता की बहनों ने प्लान बनाया था कि शादी तक दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे से मिलने नहीं देंगे। बुआ ने कहा था, थोड़ा तो इन्हें तड़पने दो, इनकी तड़प का हम मजा लेंगे। अनीता ने अपने मोबाइल पर विराज के नंबर की एक स्पेशल रिंगटोन सेट कर रखी थी। उसका फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। अनीता जानती थी कि विराज का फोन है, लेकिन वह फोन उठा नहीं रही थी। थोड़ी देर में जब उसे तसल्ली हो गई कि उसकी बहनें सो गई हैं, तो उसने फोन उठाकर अपने कंबल में ले लिया। मैसेज खोल कर देखा तो विराज का मैसेज था। उसने लिखा था, अपने कमरे की खिड़की खोलकर सामने देखो, तुम्हें एक मैजिक दिखाई देगा। अनीता बहुत धीरे से उठी, खिड़की तक पहुंचकर एक नजर अपनी सोती हुई बहनों पर डाली। जब विश्वास हो गया कि वो गहरी नींद में सो गई हैं, तो बिना आवाज किए धीरे से खिड़की खोल दिया। तुरंत विराज का फोन आया, लेकिन रिंगटोन बजने से पहले ही उसने फोन रिसीव कर लिया। विराज ने कहा, यदि हम पहले से जानते कि आपकी एक झलक पाने के लिए हम तरस जाएंगे, तो विश्वास कीजिए कब का कोर्ट मैरिज कर चुके होते। अनीता बोली, तुम कहाँ हो विराज? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं खिड़की पर हूँ? विराज ने कहा, मैं तो कब से आपकी खिड़की पर नजरें गड़ाए आपका दीदार पाने के लिए बेताब हूँ। अनीता ने देखा कि उसकी खिड़की के नीचे जो लॉन था, उसके उस पार वाली लाइन में उसके रूम के ठीक सामने एक खिड़की से टिका हुआ विराज खड़ा उसे निहार रहा था। अनीता के मुंह से एक आह निकल गई, विराज तुम सोए नहीं अभी तक? विराज ने कहा, इस हाल में कैसे सो सकता हूँ? अनीता ने कहा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? विराज ने कहा, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, खाना भी नहीं खाया है। अनीता ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ विराज, बताओ ना प्लीज। विराज ने कहा, आपने बहुत परेशान कर रखा है। और फिर अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, इसे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। अनीता एक टक विराज को देखे जा रही थी और फोन पर उससे बात कर रही थी। विराज ने कहा, क्या सोचकर मैंने एक ही होटल में दोनों के लिए रूम बुक कराया था कि हर पल आप मेरी आंखों के सामने रहेंगी। और यहाँ तो नज़ारा ही बदल गया। आपकी एक झलक पाने को 2 दिन से तरस रहा हूँ। शुक्र है कि अब जाकर खिड़की पर चाँद निकला है। अनीता शर्मा कर बोली, विराज तुम्हें तो कवि होना चाहिए था। विराज ने शायराना अंदाज में कहा, ये तो आपके प्रेम का असर है मैडम, जिसने मुझे कवि बना दिया, वरना कहाँ इस काबिल था मैं। अनीता हंस पड़ी। विराज ने कहा, राजकुमारी जी, सोने से पहले एक बार तो मुझे आपको जी भरकर देख लेने दीजिए। अब विराज से मिलने के लिए अनीता का मन भी बेकाबू हो गया था। उसने कहा, विराज नीचे लॉन में आओ। जब तक विराज उसे रोकने के लिए आवाज देता,
तब तक अनीता फ़ोन काट कर खिड़की बंद कर चुकी थी। लॉन का रास्ता अनीता को मालूम था। उसने पहुंचकर देखा कि विराज एक पेड़ से टेक लगाकर खड़ा था। वह दौड़कर उसके गले से लग गई। विराज ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। विराज ने धीरे से अनीता की टोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसके माथे पर अपने प्यार का चिन्ह अंकित करते हुए उसके गालों को भी चूम लिया। अनीता सिहर उठी और फिर से विराज के सीने में छिप गई। थोड़ी देर तक दोनों वैसे ही खड़े एक दूसरे को अपने अंदर महसूस करते रहे। फिर विराज ने कहा कि अनीता चलते हैं, होटल में हमारे बहुत से मेहमान हैं। किसी ने इस तरह से हमें देख लिया तो हमारा बहुत मजाक बनाएंगे। अनीता ने उसे और कसकर पकड़ते हुए ना में सिर हिलाया। विराज ने कहा, कल तो हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, फिर मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर होटल में दाखिल हुए। विराज ने अनीता को उसके कमरे तक छोड़ा और वापस अपने कमरे में आने लगा। अपने कमरे में जाते जाते अचानक अनीता ने विराज के गालों को चूम लिया और खुद ही शर्मा कर तेजी से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। विराज अनीता के प्यार में पूरी तरह से डूबा हुआ अपने कमरे में आ गया। अगले दिन शादी थी। जब बारात होटल के सामने पहुंची तो छत पर अनीता ने देखा कि विराज बहुत ही सजी हुई एक कार में बैठा हुआ है। अनीता ने तो सोचा था कि विराज बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार की तरह सजा हुआ घोड़े पर सवार होकर मुझे लेने आएगा, लेकिन यह क्या, विराज तो कार में बैठकर आया है। विराज ने अनीता को देखकर हाथ हिलाया और फ्लाइंग किस देने का इशारा किया। अनीता शर्मा कर वहां से चली गई। अनीता जब स्टेज पर के पास पहुंची, विराज ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर चढ़ाने लगा तो उसके कान में बोला, अन्नी, मुझे संभाल लेना, मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगा। अनीता ने कसकर उसकी बाह पकड़ ली और बोली, क्या हुआ विराज? विराज ने कहा, अब सामने अप्सरा खड़ी हो तो विराज बेचारा अपना होश कैसे संभाले? अनीता ने जल्दी से उसकी बाह छोड़ दी। अनीता ने घबरा कर देखा कि किसी ने सुना तो नहीं और कहा, आप कहीं भी मुझे छेड़ने से बाज नहीं आते हैं। विराज ने शरारत से मुस्कुराकर कहा, मेरा हक बनता है। अनीता मुस्कुराकर उसे देखती रही। विराज ने कहा, अब कह भी दीजिए। अनीता ने शर्माते हुए कहा, आप तो पहले से ही हैंडसम हैं। और आज तो, कहकर वह चुप हो गई। विराज ने कहा, बताइए ना, आज तो क्या? अनीता ने इशारे से कहा, बाद में बताऊंगी। दोनों सबसे बेखबर एक दूसरे में खोए हुए थे। शादी की सारी रस्म में चलती रहीं। पूरे समय विराज उसके बिल्कुल ही करीब बैठा रहा। कभी उसका दुपट्टा पकड़ता तो कभी धीरे से उसका हाथ पकड़ लेता। अनीता बेचारी सब की ओर देखती कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। शादी संपन्न हुई। सबका पैर छूने के बाद विराज ने अनीता का हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़ने लगा। तब तक बुआ जी अनीता का हाथ पकड़ते हुए बोली, कहाँ चल पड़ी मेरी बन्नो, अभी तो विदाई की रस्म होनी बाकी है। तुम दोनों को मिलने की इतनी जल्दी है, थोड़ा सब्र रखो। सभी लोग ठहाका लगाकर हंसने लगे। अनीता के मम्मी पापा की आंखों में आंसू थे। विराज ने घबराकर धीरे से अनीता का हाथ छोड़ दिया। सुबह अनीता रोते रोते अपने मम्मी पापा और भाई से विदा होकर विराज के गठबंधन में बंधी हुई और सुनहरे सपनों में खोई हुई अपने पति के साथ चल पड़ी। कार में विराज ने अनीता को पकड़ रखा था और जल्दी ही उसे चुप करा दिया। फ्लाइट में भी दोनों एक दूसरे के साथ बैठे थे और एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखकर बातें कर रहे थे। उन लोगों को इतने प्यार से एक दूसरे में डूबे हुए देखकर कामनी के कलेजे पर सांप लौट रहा था, क्योंकि कामनी को उनकी सीट पर बिठाने के बाद विराज ने एक बार भी मुड़कर उनकी ओर ना तो देखा और ना ही उनकी खोज खबर ली। कामनी एक बार अपने बेटे की शादी अपनी मर्जी से तोड़ चुकी थी। अब वह दिल से चाहती थी कि बेटे की गृहस्थी बस जाए, लेकिन विराज से उनका प्रेम इतना गहरा था कि उसका किसी और पर अपने से ज्यादा हक या प्रेम वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्हें डर था कि कोई उनके बेटे को उनसे दूर ना कर दे और यही ख्याल उन्हें डरा देता था। लखनऊ पहुंचकर अनीता ने देखा कि विराज की विशाल हवेली
उसके स्वागत में बहुत ही भव्य रूप से सजी हुई थी। सारे ठाट बाट हवेली में मौजूद थे। अनीता को अपनी किस्मत पर बहुत फक्र हुआ। उसको इतना प्यार करने वाला पति मिला है, धन दौलत सब कुछ उनके पास है। वह बहुत खुश थी। गृह प्रवेश के बाद की रस्में संपन्न होने लगीं। बहुत सारे नाते रिश्तेदार हवेली में इकट्ठा थे। विराज अनीता का हाथ पकड़े हुए अपने कमरे में जाने लगा, क्योंकि अब उसे अनीता से बहुत सारी बातें करनी थी और उसे जी भरकर देखना था। इस समय उसे बस अनीता का साथ चाहिए था और कुछ नहीं। लेकिन कामनी ने अनीता का हाथ पकड़ते हुए कहा, विराज, अभी तुम अपने कमरे में नहीं जा सकते, मेरे कमरे में चले जाओ। कामनी अनीता को लेकर विराज के कमरे में गई और उन्होंने अनीता से कहा, बेटा, तुम फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल लो और अच्छी तरह से तैयार हो जाओ। थोड़ी देर में तुम्हारी मुंह दिखाई होनी है। अनीता ने कहा, जी मम्मी जी। कामनी जब जाने लगी तो अनीता ने झिझकते हुए कहा, मम्मी जी, विराज कहाँ है? कामनी ने पूछा, विराज से कोई काम है बेटा? मुझे बताओ, मैं पूरा कर देती हूँ। अनीता ने कहा, नहीं मम्मी जी, कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही। कामनी ने कहा, बहुत सारे रिश्तेदार और मेहमान आए हैं। हमारे बाद ये सारे रिश्ते नाते और हमारे खानदान की परंपरा विराज को ही तो संभालनी है। वह मेहमानों को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम धैर्य रखो, रात में वह तुम्हारे पास ही रहेगा। अनीता थोड़ा डर गई। उसने सोचा कि मेरी बात शायद मम्मी जी को अच्छी नहीं लगे। वह नीचे सिर करके अपनी घबराहट छुपाने के लिए अपने हाथ की उंगलियां मरोड़ती रही। कामनी ने एक गहरी नजर अनीता पर डाली और गर्व से सिर उठाकर वहां से चली गई। हॉल में आने के बाद कामनी ने जानबूझकर विराज को इतना व्यस्त रखा कि एक बार भी वह अनीता के पास नहीं जा पाया। अनीता का मैसेज बार बार विराज के फोन पर आता रहा। विराज उठने की कोशिश करता तो कामनी कोई और बात कहकर उसे रोक देती थी। कामनी सोच रही थी कि यह लड़की बार बार विराज को फोन कर कर परेशान कर रही है। इस तरह से तो ये मेरे बेटे को जोरू का गुलाम बना लेगी। अनीता तो पढ़ी लिखी और तेज तर्रार शहरी लड़की है। अभी से लगाम नहीं लगाई तो मेरे बेटे पर हावी हो जाएगी। मुंह दिखाई खत्म होते होते रात हो गई। अनीता का हाथ पकड़कर विराज बोला, मम्मी, अनीता बहुत थक गई होगी, अब उसे रेस्ट करने दीजिए। कामनी ने कहा कि अब इसे करना ही क्या है, आराम से अपने कमरे में जाकर रेस्ट करेगी। विराज ने कहा, चलो अनीता। वह जाने लगे तो कामनी ने अपनी ननद से कहा, दीदी, अभी इनका कंगन कल सुबह खुलेगा और यह कल ही कथा भी सुनेंगे। इससे पहले इनकी सुहागरात नहीं हो सकती। अनीता ने कसकर विराज का हाथ पकड़ लिया। विराज आश्चर्य से कामनी को देख रहा था। अब विराज के पिता सहदेव, जिन्होंने पूरी शादी में कोई दखल अंदाजी नहीं की थी, चुपचाप मूक दर्शक बनकर कामनी की मनमानी देख रहे थे। आगे बढ़कर बोले, श्रीमती जी, आप किस जमाने में जी रही हैं? छोड़िए भी यह सब। कामनी बोली, यह सब रीति रिवाज हैं जो इन दोनों के सुखी जीवन के लिए ढंग से निभाने चाहिए। आप ये सब नहीं समझेंगे। तब तक विराज की बुआ ने आगे बढ़कर दोनों के हाथ से कंगन खोलते हुए बोली, यह रहे इनके कंगन, इन्हें हम कल तालाब के किनारे दबा देंगे। अब बच्चों को आराम से मिलने दीजिए, बेचारे कब से मिलने के लिए तरस रहे हैं। सबके साथ कामनी भी हंसने लगी। अनीता तो शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। विराज चुपचाप वहां से चला गया। बुआ जी अनीता को समझाते हुए उसके कमरे के दरवाजे तक छोड़कर बोली, बेटा, आप रूम में चलो, मैं विराज को भेजती हूँ। कामनी विराज के पास जाकर बोली, बेटा, जो मेहमान कल सुबह चले जाएंगे, तुम एक बार उनसे मिलकर उन्हें बाय बोल दो। फिर तुम कल सुबह आराम से उठना, हम उन्हें सी ऑफ कर देंगे। विराज ने कहा, ठीक है मम्मी, मैं जाता हूँ। देर तक विराज सभी सुबह जाने वाले मेहमानों से मिलता रहा। उन्हें एयरपोर्ट तक छुड़वाने का पूरा जायजा स्वयं ही लेता रहा। यद्यपि हवेली में इंतजाम करने वाले बहुत से लोग थे, फिर भी विराज का स्वभाव था, सबकी देखभाल स्वयं करने के बाद ही उसे तसल्ली होती थी। विराज का चचेरा भाई विनोद भी सुबह ही जा रहा था, अतः विराज उससे मिलने उसके कमरे में गया। शादी का इंतजाम कैसा रहा, इस बात पर दोनों की चर्चा होने लगी तो विनोद ने कहा, भैया, सब इंतजाम बहुत अच्छा था।
भाभी भी बहुत अच्छी और समझदार हैं। बस आप समझदारी से काम लीजिए। ज़िंदगी में एक बार आपको इतना बड़ा झटका लग चुका है, अब आपको खुद ही सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके और भाभी के बीच में कोई दूसरा ना आने पाए। विराज थोड़ा उदास हो गया। आज वह अपने नए रिश्ते की नई शुरुआत एक संकल्प के साथ करने जा रहा है। वह चाहता है कि उसके पहले विवाह की दर्द भरी यादों को वह अपने मन से निकाल देगा। आज उसके बारे में वह सोचना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी नई नवेली दुल्हन उसका इंतजार कर रही थी। विराज ने कहा, मैं पहले स्टूडेंट था, मेरी उम्र कम थी, नासमझ था। अब एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ और जिंदगी में भी जिम्मेदारी निभाना समझ गया हूँ। अनीता से प्यार करता हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। विनोद ने कहा, भैया, मैं आपको बचपन से जानता हूँ। आप बहुत ही समझदार और जिम्मेदार हैं, पर कभी कभी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते। प्यार तो आप रागनी से भी बहुत करते थे, लेकिन चाह कर भी उस रिश्ते को नहीं सहेज पाए। मैं ताई जी को भी बचपन से जानता हूँ, आपके प्रति उनका प्यार भी समझता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। विराज ने कहा, माँ का दर्जा मेरे ईश्वर से भी ऊपर है। विनोद ने कहा, हर इंसान के जीवन में माँ का स्थान सबसे ऊपर होता है, लेकिन उसके अलावा और भी कुछ खास रिश्ते होते हैं जिनको हमें अहमियत देनी होती है। माँ का अपना स्थान होता है और पत्नी की अपनी जगह होती है। दोनों ने ही आपके लिए समर्पण किया है, इसलिए एक का हक छीन कर दूसरे को नहीं दिया जाता, बल्कि दोनों को उनका ही दर्जा दिया जाता है। अब विराज परेशान होकर खड़ा हो गया। माँ के लिए कुछ नहीं सुन सकता था। उसकी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था। उसने कहा, मैं माँ के हर आदेश का पालन करता हूँ, तो मेरी पत्नी भी करेगी। विनोद ने कहा, रागिनी तो बहुत सीधी सादी थी। जैसा आप लोग चाहते वैसा ही वह ढल जाती। फिर उसके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ भैया? रागिनी ने बहुत तकलीफ सही थी, इतनी ज्यादा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने देखा था, इसलिए समझ सकता हूँ। और दोबारा अनीता की जिंदगी में वही बातें दोहराई ना जाएं, इसलिए समझा रहा हूँ। विराज ने कहा, रागिनी और मेरा प्यार बचपन का आकर्षण मात्र था, कोई गहराई नहीं थी उसमें, और अब वह अपने जीवन में सुखी है। विनोद ने कहा, उसे बिना मिले और बिना बात किए उसके दिल का हाल आप कैसे बता सकते हैं कि उसके प्यार में गहराई नहीं थी? यही तो कमी है आपकी। ताई जी के प्यार का चश्मा आपने अपनी आंखों पर चढ़ा रखा है। जो जैसा दिखा देती हैं, आप वैसा ही समझ लेते हैं। जिस दिन तलाक हो रहा था, रागनी भाभी ने मुझे अंदर बुलाया था। फूलों की तरह खिली रहने वाली उसकी सुंदरता पूरी तरह से मुरझा गई थी। उनको देखकर लगता ही नहीं था कि कभी इस लड़की की सुंदरता परियों जैसी थी। लगातार रो रही थीं, तड़प रही थीं। मेरे आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थीं, भैया, एक बार मेरे साहब से मिलवा दीजिए, उनसे मेरी बात करवा दीजिए। वह मुझे नहीं छोड़ सकते, मेरे साहब मुझे कभी नहीं छोड़ सकते, मुझे उनसे मिलवा दीजिए। कहते कहते विनोद का गला रुंध गया था, उसकी आंखें भर आई थीं। विराज की आंखों से आंसुओं की लहर निकल पड़ी थी। वह स्वयं नहीं समझ पाया कि यह आंसू उसके दिल के दर्द के थे, जो पीड़ा बनकर उसके दिल में छुपा हुआ था, या उस दर्द के थे जो उसके कारण रागिनी ने सहा था। वह कुछ नहीं कह पा रहा था, बस इतना बोला, विनोद, तुमने मुझे उस समय ये सब क्यों नहीं बताया? शायद मैं सब कुछ संभाल लेता। विनोद ने कहा, हाँ भैया, मैं जानता हूँ आप जरूर संभाल लेते, और यह बात ताई जी भी अच्छी तरह से जानती थी कि रागिनी भाभी का हाल जानकर आप उन्हें छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं भूल कर भी आपको फोन ना करूं, बताना तो दूर की बात है। उन्होंने कहा, तुम्हारे बड़े पापा तुमको यहाँ तक ले आए, तुम आ भी गए हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से हमारे निजी मामले में किसी भी प्रकार का दखल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। विराज तक कोई बात नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं समझ गया था कि ताई जी जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, क्योंकि उन्हें जब बड़े पापा नहीं रोक पाए, तो किसकी मजाल है जो उन्हें रोक सके। विराज औंधे मुंह बेड पर गिर पड़ा। वह बेतहाशा रो रहा था, उसके दिल का दर्द बहुत अधिक बढ़ गया था।
विनोद ने कहा, भैया आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए मैंने ये सब नहीं बताया। देखा जाए तो आज मुझे आपको यह सब बताना भी नहीं चाहिए था, लेकिन मैं सब सच्चाई जानता हूँ। आज आपकी सुहागरात ना हो पाए, ये तमाशा भी देख लिया है। ताई जी की पूरी कोशिश थी कि आप दोनों आज की रात अलग-अलग रहें। दोबारा आपके जीवन में ये सब ना होने पाए, इसीलिए इस समय आपको आगाह करना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ। मैं तो कल जा रहा हूँ। जानता हूँ मेरे अलावा आपको सच्चाई का आईना दिखाने वाला और कोई नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिए। विराज को उठाते हुए विनोद ने कहा, भैया आप शांत हो जाइए। आप मर्द हैं, आपको इतना कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए और पुरुषों को इस तरह से रोना-धोना शोभा भी नहीं देता है। विराज बैठ गया और कहने लगा, विनोद दर्द तो स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर होता है। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, एक सशक्त ऑफ़िसर के रूप में जाना जाता हूँ। लेकिन क्या करूँ, रागिनी से भी मैं प्यार करता था, पर हालात ही कुछ ऐसे बने कि मैं कुछ ना कर सका। उसके हालात जानने की कोशिश भी नहीं कर पाया। बस यही गिल्ट मुझे जीने नहीं देता। जब-जब याद करता हूँ, दिल में बहुत दर्द होता है। उसी को भुलाने के लिए ना जाने कितने साल भटकता रहा। बहुत शराब भी पीने लगा था और मेरी ज़िंदगी में यदि अनीता ना आई होती, तो पता नहीं मैं कौन से गर्त में जाकर गिरता। उसके प्यार के सहारे ही दोबारा संभल पाया हूँ। किसी भी हालत में मैं उसे अपने से दूर नहीं होने दूँगा। विनोद ने कहा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप दोनों हमेशा अपने जीवन में साथ साथ खुश रहें। विराज के फोन पर बार बार अनीता का मैसेज आ रहा था। विनोद ने कहा, भैया आप शांत हो जाइए और अपने आप को संभालिए। भाभी आपका इंतजार कर रही हैं। अब उन्हें और इंतजार मत कराइए। विनोद से गले मिलकर और उसे विदा लेकर विराज बाहर निकल आया। उसके बगल वाले कमरे में से जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही। विराज ने दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो उसके बचपन के बहुत ही करीबी दो दोस्त किसी बात पर हंस रहे थे। विराज को देखकर दोनों ने उसे पकड़कर बिठा लिया। विराज ने पूछा, किस बात पर इतना आनंद लिया जा रहा है? हमें भी तो शामिल करो। दोस्त बोला, नहीं भाई, आज हम तुम्हें अपने आनंद में शामिल नहीं कर सकते, वरना सुबह भाभी की चप्पलों से हमारी मेहमान नवाजी होगी। विराज हंसने लगा। दोस्त बोला, हम तेरी मासूमियत और परेशानी पर हंस रहे थे। विराज ने उसकी ओर देखकर कहा, कौन सी बात पर? दोस्त ने कहा, जब कामनी आंटी ने कहा कि आज सुहाग रात नहीं हो सकती, तो तेरा मुंह देखने लायक था। लगता था कि अभी रो देगा। यार शेर दिल मर्द है, ऐसा क्यों करता है? विराज बोला, वहां इतने लोग थे, मम्मी के सामने कौन शेर बन सकता है? दोस्त कहने लगा, तेरी जगह मैं होता तो हवेली में गृह प्रवेश करते ही अपनी बीबी को गोद में उठाकर सबके सामने से ले जाता। सब देखते रह जाते और खुद ही सारी रस्में निभा लेते। तीनों जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों ने विराज से पूछा, वैसे भाभी से प्यार मोहब्बत की बातें तो होती थी ना? विराज ने कहा, हाँ यार। दोस्त ने पूछा, और कुछ? विराज ने कहा, कुछ नहीं। दोस्त बोला, क्या यार, तू भी पुराने समय का ही रह गया। कौन इतना लंबा इंतजार करता है? विराज ने कहा, वह बहुत ही शर्मीले स्वभाव की है। दोस्त बोला, और तू? विराज ने कहा, इस मामले में मैं भी। दोस्त बोला, ठीक है, मेरे पास हिम्मत बढ़ाने की दवा है। उसने अपने बैग से एक बहुत ही उम्दा किस्म की बोतल निकाली। विराज ने मना करते हुए कहा, आज नहीं यार, आज कुछ नहीं ले सकता। दोस्त ने कहा, आज तो सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। 1 मिनट में सारी झिझक निकल जाएगी। विराज के मना करते करते उसके दोस्तों ने उसे एक पेग पिला ही दिया। विराज पहले बहुत ड्रिंक्स ले चुका था, फिर भी उसे जल्दी नशा चढ़ता था। वह दोस्तों से विदा लेकर अपने कमरे में पहुंचा। उसका कमरा बहुत ही सुंदर सजाया गया था। रात के लगभग 2 बज रहे थे। अनीता उसका इंतजार करते करते पूरी तरह से थक चुकी थी। वह बहुत ही दुख और गुस्से से भरी हुई थी। विराज ने कमरे में पहुंचकर अनीता का हाथ पकड़कर उससे कहा, सॉरी बेबी, बहुत से लोग सुबह ही जाने वाले हैं, उनसे मिलना जरूरी था, इसलिए लेट हो गया। अनीता ने कहा, हमारी आज की रात भी जिंदगी के लिए बहुत कीमती थी।
विराज ने उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी की हर रात को आज से ज्यादा खास बना दूंगा। अनीता उसके गले से लग गई और सिसक पड़ी। विराज ने उसे कसकर पकड़ लिया और बोला, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता, मुझे बहुत दुख हो रहा है। अनीता बहुत ही भावुक लड़की थी, पर अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती थी। किसी भी बात को अपने मन में नहीं रखती थी, बल्कि सामने वाले पर प्रकट कर देती थी। वह बोली, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया कि मेरे लिए सब कुछ यहाँ पर नया था। शायद मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत हो। विराज ने कहा, ये तुम्हारा घर है अनीता, तुम हक से जो चाहे ले सकती हो। लेकिन मैं वादा करता हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ मान जाओ ना। अनीता ने कहा, बस 5 मिनट के लिए आ जाते, मुझे अपनी व्यस्तता के बारे में समझा देते, मैं समझ जाती। विराज ने बहुत प्यार करते हुए अनीता को समझाया और उसे बेड पर बिठाकर खुद भी उसके पास बैठ गया। अनीता अभी भी उदास थी। विराज ने उसका चेहरा अपनी हथेली में लेकर ऊपर उठाया, उसके एकदम करीब जाकर बोला, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो अनीता, मुझसे नाराज मत होना। विराज की सांस को अपने इतने करीब महसूस करके अनीता को जोर से उबकाई आई। उसने विराज को दूर करते हुए कहा, विराज तुमने शराब पी है, वो भी आज। विराज बोला, अनीता मैं रोज नहीं पीता हूँ, दोस्तों ने एक घूंट पिला दी, तुम परेशान मत हो, मैं ब्रश करके आता हूँ। विराज वॉशरूम में चला गया, अपनी किस्मत को कोस रहा था जो आज भी उसके साथ दगा कर बैठी थी। किसी ने भी उसका बुरा नहीं चाहा था, पर बुरा हो गया था। आज उसके रिश्ते की एक मजबूत नींव पड़नी थी। पता नहीं कैसे सारी ख्वाहिशों पर पानी फिर गया। अब उसे थोड़ा नशा भी हो गया था। उसने अपना हाथ मुंह धोया, खुद को नॉर्मल करते हुए वॉशरूम से बाहर निकला। अनीता दरवाजे के पास ही खड़ी थी, बोली, मैं चेंज करके आती हूँ। वह अनीता को देखता रह गया। सोच रहा था, आज तो हमारी यह नज़दीकियां बढ़नी चाहिए थी, लेकिन फिर हमारे बीच ये दूरियां कैसे आ गईं? वह असहाय सा खड़ा वॉशरूम के दरवाजे को देख रहा था। वॉशरूम से वापस आकर अनीता ने कहा, रात काफी हो गई है विराज, कल मेरा ससुराल में पहला दिन है और रसोई की रस्म भी निभानी होगी। मैं बहुत थक गई हूँ, अब सोना चाहती हूँ। वह बेड पर चढ़कर बैठ गई और लेटने की कोशिश करने लगी। विराज थोड़ा नशे में था, इसलिए समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाले। अनीता के पास बैठकर बोला, प्लीज थोड़ी देर मुझसे बात करो, मैं कल की सारी रस्में परसों के लिए टाल दूंगा। तुम चाहे जितनी देर सोना, यहाँ तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। वह करीब आया तो अनीता ने कहा, सॉरी विराज, मुझे माफ कर दो, मुझे पहले ही तुम्हें बता देना था कि शराब की महक मैं जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेरा दम घुटता है और मुझे बहुत उबकाई आती है। विराज ने घबरा कर अपने मुंह पर हथेली रखते हुए कहा, गलती मेरी है, मुझे अपने दोस्तों को मना कर देना था, जबरदस्ती रोक देना था। ये कहते कहते उसका गला भर आया। उसे नशा तो था ही और अब नींद भी आ रही थी। वह अपना सिर अनीता के पैरों के पास रखकर लेट गया। अनीता ने उसे संभालने की कोशिश की, तब तक वह सो चुका था। वह नींद में कुछ बुदबुदा रहा था, मुझे माफ कर देना, मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। उसने नींद में ही अनीता का पैर पकड़कर उस पर अपना चेहरा रखते हुए कहा, मुझे माफ कर दो प्लीज, और वह सो गया। अब अनीता विराज पर बहुत गुस्सा न कर पाई। उसने उसका सिर उठाकर अपनी गोद में रख लिया। वह चकित थी कि आज उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उसने ऐसा तो सपने में भी नहीं सोचा था। हम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, फिर ये सब कैसे हो गया? उसे अपने पर बहुत गुस्सा आ रहा था और खुद को कोसते हुए बोली, मुझे भी समझना चाहिए था, बस इतनी सी बात थी। आजकल दोस्त लोग ऐसा कर देते हैं। फिर आज अच्छा इंसान है, इसलिए मना नहीं कर पाया होगा। मैंने ही बात का बतंगड़ बना दिया। वह पछताने लगी और विराज का सिर सहलाते हुए उसके माथे पर अपने आंसू और प्यार बरसाने लगी। विराज उसके कान के पास कुछ बुदबुदा रहा था, मुझे माफ कर दो रागनी, तुम तो मुझे बहुत प्यार करती थी,
लेकिन हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। मुझे सज़ा मिल रही है। तुमने माफ़ नहीं किया, तो मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। मुझे माफ़ कर दो। अनीता का दिल घबराने लगा। उसने सोचा रागिनी विराज की पहली पत्नी थी। विराज ने तो कहा था कि वह आपस में मिले ही नहीं थे। फिर प्यार कैसे हुआ? क्या अन्याय हुआ उसके साथ? कहीं मुझसे कोई बहुत बड़ी बात छुपाई तो नहीं जा रही है? वह विराज से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उससे दूर नहीं हो पाई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तकिए का सहारा लेकर लेटी रही। विराज का सिर उसकी गोद में था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी थी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। साथियों, कहानी अभी बाकी है। क्या विराज और अनीता के रिश्ते में यहीं से दरार पड़ गई थी, या विराज अपने प्यार से अनीता के दिल में उत्पन्न हुए शक को जीत पाया? काम्य और अनीता का रिश्ता आगे चलकर किस मोड़ पर पहुंचता है, ये जानने के लिए मेरा अगला वीडियो अवश्य देखें। मेरी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में लिखकर अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कर दें, तथा ऐसे ही और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।